घनश्याम के दो बेटे थे, रमन और अमन। वो अपने आखिरी वक्त में अपने बिस्तर पर ही था और उसके दोनों बेटे उसके पास आंखों में आंसू लिए बैठे थे। मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपने वकील से कह के अपनी जायदाद तुम दोनों को आधी आधी बांट दी है और मैंने तुम दोनों के नाम आधी आधी जमीन कर दी है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों अच्छे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना और झगड़ा मत करना। तुम्हारी माँ की भी यही अंतिम इच्छा थी जो मरते मरते मुझसे कह के गई। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं और अमन है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अपने बच्चों को साथ देखकर घनश्याम की आंखें भर आती हैं और उसी समय वो अपना देह त्याग देता है। पिता के जाने के कुछ दिनों के बाद ही दोनों भाइयों की ज़िंदगी कुछ ही दिनों में सामान्य होती जाती है। दोनों भाई अब अपना अपना व्यापार संभालने लगते हैं। दोनों एक ही घर में तो रहते थे, लेकिन अब उनके रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा बहुत मन मुटाव रखते थे। वो दोनों की ज़िंदगी अब भाई भाई जैसी नहीं थी। वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या भी करना शुरू कर दिए थे। उनमें से छोटा भाई अमन शुरू से ही लालची था, इसलिए घनश्याम ने पहले ही उन दोनों की प्रॉपर्टी में अलग अलग हिस्सा कर दिया था, ताकि आगे चलकर घनश्याम के ना रहने पे दोनों भाइयों में जायदाद और प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाइयाँ ना हो। लेकिन क्या किया जाए, पिताजी के स्वर्ग सिधार करने के बाद छोटे बेटे अमन का लालच तो बढ़ता ही जा रहा था। अरे रमन भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत है। अब तो पिताजी के जाने के बाद हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। हाँ भाई, बताओ मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। मुझसे जो करते बनेगा मैं करूँगा। तुम बोलो, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? अरे भाई, तू एक काम कर, तू मुझे अपने दोनों बैल मुझे दे दे और वो जो गाय है वो भी मुझे दे दे। वैसे भी तू पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है, भला तू गाय भैंसों का क्या करेगा। लेकिन इससे मेरी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो तू मुझे दे दे। अरे भाई ठीक है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तू मेरा छोटा भाई है, तू जो कहेगा मैं वो करूँगा। और वैसे भी तू ये सारी गाय और भैंस ले जा। इन्हें बेचकर जो भी मुनाफा हो वो तू अपने व्यापार में लगा लेना। बस फिर क्या था, पिताजी की मृत्यु के बाद ये सब तो होना ही था। अब क्या ही होगा, क्योंकि दो भाइयों में एक भाई लालची जो था, अमन बहुत लालची था। वो अपने बड़े भाई से आए दिन कुछ ना कुछ मांगा करता था, कभी पैसे तो कभी कीमती सामान। ऐसा करते करते वो अपना व्यापार तो बड़ा कर ही लिया था और कुछ ही सालों बाद दोनों की शादी हो जाती है। और उसमें से छोटे भाई अमन की बीवी उससे कहती है कि वो अपना हिस्सा अलग कर ले, और तभी दोनों अपना हिस्सा अलग करके रहने लगते हैं। दोनों लोग अपने परिवार में खुश ही थे। अरे सोनम, ये देखो, मैंने आज ही एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ये तो डील शहर की सबसे बड़ी फैक्ट्री के मालिक के साथ की है। इसके साथ व्यापार करके व्यापार में बहुत सारी तरक्कियां मिलेंगी। लेकिन उसकी एक शर्त है। अगर इस हफ्ते, मतलब कि हर हफ्ते सामान की पेमेंट नहीं दूंगा तो वो मुझे इस बात का जुर्माने के तौर पर बहुत बड़ी रकम मुझे उसे देनी होगी। अरे जी, ये तो मुझे बड़ी चिंता की बात लगती है। इसमें तो हमारा घाटा भी हो सकता है।
अरे सोनम, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने सब कुछ पहले ही हिसाब किताब कर लिया है और लगा लिया है। इससे मैं हर हफ्ते पेमेंट ले लिया करूँगा और एडवांस में ही पेमेंट दे भी दिया करूँगा। फिर कोई चिंता की बात ही नहीं। बड़े भाई के घर के पास से अमन गुजर ही रहा होता है और अपने बड़े भाई और बड़ी भाभी की बातें सुनकर घर आता है और वो अपनी पत्नी से बोलता है। अरे सुमन, सुनती हो? मेरे बड़े भाई मतलब खड़ूस भाई ने एक बड़ी डील साइन कर ली है। मुझे ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे बहुत जलन हो रही है उससे। तो हाथ पे हाथ रख कर बैठने से क्या होगा? आप तो उस डील की कमजोर कड़ी जानते हैं, तो मारिए डंके की चोट पे हथौड़ा। अगले ही दिन बड़े भाई यानी कि रमन के घर पे चोरी हो जाती है और उसमें से वो पैसे भी चले जाते हैं जो उसने डील के मुताबिक क्लाइंट को देने का वादा किया था। फिर शर्त के हिसाब से रमन को जुर्माने की रकम देने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और उसका व्यापार भी वहीं पे शुरू होते ही बंद हो जाता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत करिए, उदास भी मत होइए। मुझे उदास आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिसमें आप जल्दी से उस बिजनेस को जमा सकें और कम पैसों में काम शुरू कर सकें। आप ऐसा करिए, फल और सब्जियों का व्यापार शुरू करिए। उसमें कम लागत है और मुनाफा भी ज़्यादा है। तुम ठीक कह रही हो। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी और मुझे डूबते हुए बचा लिया। मैं कल ही मंडी जाकर सारी जानकारी लेकर आता हूँ। उधर छोटा भाई अमन और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई की बर्बादी पे जश्न मना रहे थे। वो बहुत खुश हो रहे थे और दूसरी तरफ रमन अपने लगन और मेहनत से फल और सब्जियों का ठेला लगाकर कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में वापस अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लेता है, यानी कि अपनी चलते हुए जीवन को पटरी पर ले आता है। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है? ओफो, सुनते हो? तुम तो पागल हो और मुझे भी बना रहे हो। हम और तुम तेरे भाई की बर्बादी पे जो गलत फहमी में खुशियाँ मनाए जा रहे थे ना, और उधर तुम्हारा भाई फल और सब्जियों का व्यापार शुरू कर लिया है और उसका व्यापार बड़ा अच्छा चल निकला है। अभी मैं बाजार से होकर आ रही हूँ, देखा कि उसके दुकान पे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ तो जल्दी से सब्जियाँ नहीं मिल रही थी। तुम एक काम करो, अपने खुराफाती दिमाग से कोई आइडिया निकालो और इस मुसीबत का आइडिया निकालो और उसका फिर से धंधा चौपट कराओ। मुझे क्यों कह रही हो? मैं ये सब नहीं करता। तुम अपने खुराफाती दिमाग से ये सब आइडिया निकालो। आइडिया तो मेरे दिमाग में बहुत अच्छा है। अपने भाई से कह के मैं तुम्हारे भाई के गोदाम में चूहे डलवा दूंगी। फिर देखना नजारा। उधर राधा की चालाकी से रमन सड़क पर आ जाता है। उसका सारा धंधा चौपट हो जाता है। अब रमन और उसकी पत्नी का जीवन उधार पर चलने लगा था। उनके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं था। बेचारा ईमानदार रमन अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की चालाकी की वजह से बहुत बुरे दिन काट रहा था। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ सोनम। अच्छा खासा पिताजी का दिया हुआ बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ने तो मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब तो खाने के लिए भी लाड़े पड़ रहे हैं। अपने साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी से भी खेल रहा हूँ मैं, और मुझे तो कोई नौकरी भी नहीं मिल रही इतनी आसानी से। मुझे माफ़ कर दो सोनम, तुम्हें मेरे साथ रह के इतने बुरे दिन झेलने पड़ रहे हैं। अरे जी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ ना। शादी की है तो सुख दुख तो साथ ही झेलने होंगे।
मेरे पास ये सोने के कंगन हैं, आप इसे गिरवी रखवा लो और जब भी हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम इसे छुड़वा लेंगे। सोनम, तुम्हारी इतनी प्यारी बातें और इतना अच्छा आइडिया सुनकर मेरी हिम्मत फिर से जाग उठी है, मगर इन सब के लिए पैसों की भी तो ज़रूरत होगी। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरा तो सब कुछ बिक गया है, तुम तो सब जानती हो। सोनम अचार बनाने का सामान लेने के लिए बाज़ार जाती है और सामान लेकर बाज़ार से आ भी जाती है। फिर घर पे आके सारे खिड़की और दरवाज़े बंद करके वो अचार बनाना शुरू कर देती है और उसे अचार को पैक करने में उसका पति उसकी मदद करता है। अगले ही दिन रमन बाज़ार जाकर सारे अचार बेच देता है। शुरू में तो सिर्फ 10 बोतल ही अचार बन पाता है, लेकिन उसे बेचकर हुए मुनाफे से अचार की बोतलें 10 से 50 और फिर 1000 से 10,000 हो जाती हैं। अब रमन को अपने काम में मदद करने के लिए और लड़के और वर्कर को रखना पड़ता है, लेकिन अचार अभी भी सोनम ही बनाती है और अपनी रेसिपी का सीक्रेट बनाए रखती है। अब देखते ही देखते रमन और सोनम ब्रांड का अचार आसपास के कई शहरों में मशहूर हो जाता है। सुनिए जी, मैं ना कहती थी एक दिन भगवान हमारे सारे रास्ते खोल देगा। और देखिए जी, आज हम कहाँ से कहाँ आ गए। भगवान सुनता है मगर थोड़ा देर से। हाँ सोनम, बिल्कुल, इन सब में तुमने ही तो मेरी मदद की है, तुमने ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है, वरना एक समय में तो मैंने अपना पूरा विश्वास खो दिया था। मुझे तो लगा था अब मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तुमने तो मेरा साथ ही ना देकर तुमने तो मेरे बिजनेस में भी मेरा हाथ बटाया है। तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सबको दे। और फिर ऐसा चलता रहता है और दोनों के दिन बदल जाते हैं। अब रमन के पास अमन से भी ज़्यादा 2 गुना बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, धन और अचार की कई फैक्ट्रियाँ हो जाती हैं और उसके घरों में नौकर चाकर होते हैं। अपने बड़े भाई की इतनी तरक्की देखकर अमन और उसकी पत्नी को बहुत बुरा लग रहा था। वो लोग तो मन ही मन जल भुने जा रहे थे, लेकिन अब उनके खिलाफ उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होती। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो में जो कुछ भी अच्छा लगा हो और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो वो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। हमें भी तो पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।